हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपका सपना है कि 2026 में आप करना चाहते हो नर्सिंग, और नर्सिंग वो भी उत्तर प्रदेश से, तो आपके लिए एक खास एग्जाम है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। यह एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो ना केवल आपको आपके सपने तक पहुंचाएगा, बल्कि आगे के लिए भी बहुत सारा रास्ता, बहुत सारा अवसर आपको पहुंचाएगा, वहां तक आपको प्रदान करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या है वो एग्जाम। जैसा कि आपने जो है, अगर इस वीडियो को टैप करके खोला है तो आपको आइडिया होगा कि आप सीनेट के बारे में जानना चाहते हो। सीनेट एक ऐसा एग्जाम है जो उत्तर प्रदेश में हर साल कंडक्ट होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बच्चों, सीनेट का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, ये हर साल आपका एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, जो कंडक्टेड बॉडी का नाम है ABBMU, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हम आज सारी चीज इस एग्जाम से जुड़े चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, और इससे आगे क्या आपको स्कोप मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों, ये एस्पेक्ट विजन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जितने भी हमारे 2026 के बच्चे हैं, सभी को इसको ज्वाइन करना मस्ट कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि 2026 में इस एग्जाम को जब आप दोगे तो इस दोनों ड्यूरेशन के बीच में बहुत से ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, इंफॉर्मेशन आते हैं, जो कि आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो। आसानी से आपको सारा सूचना प्राप्त हो जाएगा। तो आपको सभी बच्चों को जो है इसको ज्वाइन कर लेना है बच्चों। अब जरा सा मैं आपको आपके ऑफिशियल साइट पे सबसे पहले लेके जाऊंगा, जो कि आपको ये चीज के बारे में नॉलेज क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यानी कि ABBMU यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इसका शॉर्ट नेम है। और यही हर साल एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है। मैं आपको 2025 के रेफरेंस के थ्रू आपको 2026 जो है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों वो क्लियर रहे। और इसलिए क्योंकि अभी रिसेंट सारा प्रोसेस हुआ है 25 में, तो 26 भी सिमिलर ही होगा। हर साल रहता है, सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले जरा सा हम इसके बारे में कुछ मोटा मोटी बातें चर्चा कर लेते हैं कि आप सीनेट का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आप कक्षा 12वीं पास कर चुके हों, और स्पेशली आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। साइंस में क्या? तो साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ जैसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से आपका जो है वो 12th होना चाहिए। देन आफ्टर सेकेंड क्राइटेरिया यहां पे आ जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए, क्योंकि आपको प्राथमिकता ज्यादा मिलेगी, ठीक है, अगर आप वहां के मूल निवासी होंगे तो। उसके बाद अगर तीसरी चीजों को यहां पे ध्यान दिया जाए, तो जब आप इस एग्जाम को देते हैं, एक इंट्रेंस एग्जाम होता है कक्षा 12वीं के बाद, जब आप इसको देते हैं तो 4 साल का BSc का डिग्री कोर्स करोगे, BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स, जो कि 4 साल का होता है। और उसको करने के बाद आप आगे जो है नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये इसका एक मोटा मोटी जो है हमने चर्चा किया इस एग्जाम से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन। लेकिन अब जरा डिटेल पे हम बात कर लेते हैं कि ये आपका ऑफिशियल साइट है बच्चों। 2025 जिस तरीके से सारा प्रोसेस यहां पे डन हो रखा है, 2026 भी इसी प्रकार से डन होगा। और यहां पे मैं बता दूं कि जैसे आप देख सकते हो, जो बच्चा सीनेट करना चाहता है वो बच्चे के लिए यहां पे इस तरीके से इंटरफेस होता है। सीपेट के लिए अलग होता है, सीपेट यानी कि पारा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो सीनेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 2025 के आधार पर, जैसे यहां देखो BSc नर्सिंग 4 साल का ये कोर्स है। इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर मैं जाकर के देखूं तो ये आपका 2025 में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसी तरीके से आपका 2026 में भी होगा। इसमें कुछ बेसिक चेंजेस नहीं होते हैं, हां थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब रही बात, तो आप चाहो तो इस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट में भी जा सकते हो और प्राइवेट में भी
भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के मुकाबले प्राइवेट का जो फी है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वही अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट का जो आपका फी है बच्चों वो बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट में जाकर के अपने आगे की शिक्षा को ग्रहण करें। अब देखिए यहाँ पे आपका जो जनरली टेस्ट होता है बच्चों वो इन फॉलोइंग जगह पे, जैसे ये जो 20 जगह है, लोकेशन है, यहां से आप एग्जाम को दे सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर 20 प्रॉपर लोकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नियर बाई जो लोकेशन है वो आप जब फॉर्म भरोगे तो उस समय हम आपको प्रॉपर बताएंगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन फिलहाल जब आपको अच्छे से समझना है तो समझने के लिए आप आराम से समझ जाइए कि एग्जामिनेशन फी के लगभग कितना लगता है। तो कैंडिडेट फॉर्म जो है वो जब भरते हैं तो यूआर और ओबीसी के जो कैटेगरी है वो 3,000 रुपया जो है एंट्रेंस फी डालते हैं। वही अगर आपका SC ST और PW की बात करें तो 2,000 रुपए के लगभग जो है ये डालते हैं। एज की बात करूं तो एज आपका 17 साल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हैं उस वर्ष अगर 26 में आपको एग्जाम देना है तो 26 में आपका जो एज है वो 17 साल हो जाना चाहिए। देन आफ्टर आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। पहली आपका 12th जो है वो साइंस से होना चाहिए, दूसरा आपका 17 जो है आयु वो क्रॉस होना चाहिए जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। 12th में आपको क्या क्या चाहिए था तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लगभग आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होगा, यानी कि 12th में जो आपने स्कोर किया है, प्रयास में करना कि आपका जो मार्क्स है वो आपका 45-50% से ज़्यादा ही रहे, क्योंकि यहाँ इसमें जो क्राइटेरिया है इसमें जनरल ओबीसी के लिए 45 और SC ST अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है वो 40% तय की गई है। उसके बाद अगर इसमें और मैं बात करूं बच्चों तो इसमें कुछ मोटा मोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहां पे समझने वाली बात ये आ जाती है कि इस एग्जाम को और किस तरीके से समझे कि काफी आसानी से हम इस एग्जाम को दे सके। तो बच्चों अब मैं आपको बता देता हूं कि जनरली हर साल इसमें एप्लीकेशन जो होता है वो आता है और आपको फॉर्म फिल करे जाते हैं। इस बार भी आएगा और इस बार भी हम आपको सही समय पे बताएंगे। लेकिन सवाल यहां ये आ जाता है, किसी भी एग्जाम के बारे में जब आप समझ जाते हो, क्राइटेरिया समझ जाते हो, तो पेपर का लेवल क्या होता है। तो पेपर जो होता है बच्चों वो 11th और 12th लेवल से देखने को मिलता है, इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन अगर सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियली एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये आपका ऑफिशियली जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो यहां पे दिया रहता है कि कितना क्वेश्चन कहां से देखने को मिलेगा। जनरली आपका ये कहा रहता है, जैसे दिखाता हूं आपको। सबसे पहले एग्जाम से रिलेटेड आपका एक इंफॉर्मेशन यहां मैं दिखा दूं। जैसे सिलेबस की बात करूं तो 14 से 16 पेज नंबर, ठीक है। तो मैं आपको जरा सबसे पहले ये देखिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैंने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एग्जाम में जो सिलेबस आएंगे वो कौन कौन आएंगे और किन किन सिलेबस से कितना प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चों जरा यहां देखिए, आपके ऑफिशियली यहां कहा गया है कि आपका जो भी प्रश्न होगा, टोटल संख्या जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 120 है। अच्छे से समझ लेना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां, ठीक है। तो आपका जो टोटल है 120 है। हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, निगेटिव के लिए आपको कोई निगेटिव अंक नहीं काटे जाएंगे। यह चीज आपके लिए बेहतर है। दूसरा कहता है कि आपका जो टॉपिक है, यहां पे जरा अच्छे से समझिए बच्चों, यहां पे आपको जो समझने की जरूरत है कि आपका जो सिलेबस है, इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायो 20% और इंग्लिश 20% देखने को मिलता है। यानी कि टोटल जो है क्लास 11 12th लेवल पे देखने को मिलता है। तो 120 प्रश्न जो है इसमें 20% हर एक सिलेबस से देखने को मिलता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि आपको क्या पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब जरा यहां पे आओ बच्चों, जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं, ठीक है।
यहां पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दिया था, यहां भी सेम लिखा हुआ है कि 120 अंक आपको जो है यहां पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें अब हमने ये एक प्रॉपर जो है एनालाइज करके आपके सामने रखा, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर आप बोल रहे हो तो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज तो आता ही नहीं है सर, ये भी एक सवाल आता है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन तो आपका सीधा बता दिया गया, आपके ऑफिशियल साइट पे भी मैंने बता दिया, जहां 20% हर जगह दिया हुआ होता है। बट अक्सर क्या होता है कि आप जो है नर्सिंग क्षेत्र में हो, अब यूपी में या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि नर्सिंग में रिवॉल्यूशन लेके आएगा, जो मेडिकल में रिवॉल्यूशन लेके आएगा, तो वहां से भी तो प्रश्न बनेंगे ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो कोविड में वैक्सीन आया, ठीक है, तो वैक्सीन से भी तो प्रश्न बनेंगे कि कौन सा वैक्सीन है, क्या काम करता है, कौन से जो है रिसर्च सेंटर में उसका स्टार्टिंग हुआ, रिसर्च किया गया। तो इस तरीके के प्रश्न जनरल नॉलेज से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैंने प्रॉपर जो है उस 5 सेगमेंट को जो है तोड़ दिया, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको क्लियर बता दिया मैंने कि यहां से प्रश्न इतने देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरा ये बता दिया कि भाई फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30, बायो से 30, ठीक है, बायो से 30, इतना तो आप सभी को क्लियर था। अब आपको में से जो भी बच्चे हैं, आप में से बहुत को डाउट हो गया कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड 10 बोल दिया, जनरल इंग्लिश 10 बोल दिया और जनरल नॉलेज 10 बोल दिया, तो ये क्या बता दिया सर, ये क्यों बता दिया? तो प्रश्न को समझो, जब आप प्रश्न देखोगे कि प्रश्न कहां से आता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस तरीके से क्यों तोड़ा इन सारी चीजों को, ठीक है। बाकी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है फिर भी समझने में, तो जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ोगे बच्चों, तब आपका क्लियर हो जाएगा कि हां इस तरीके से आता है प्रश्न। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है बच्चों, ठीक है। फिर आपको यहां पे मिनिमम मार्क्स का सारा बताया है कि जनरल 50%, ठीक है, SC ST 40, SC ST OBC, ठीक है। तो इस तरीके से जो है PWD वाले जो है ये 40%, तो इस तरीके से सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। इससे खास करके यहाँ पे अब समझने की चीज आपको जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली आपको अपने PPT पर लेकर के आ जाता हूँ। जब इन सारी चीजों को बच्चों आप अच्छे से समझ जाओगे, तब इन सारी चीजों पे तो हमने चर्चा कर लिया कि नो निगेटिव मार्क होता है। अब देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि 11th 12th में फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इन सारी चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये सारे आपके टॉपिक रहते हैं, बेसिक टॉपिक होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, तो आसानी से इस एग्जाम को लेके निकल जाओगे। क्योंकि बच्चों जब आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में आपका मेहनत रंग लाएगा। अक्सर बच्चे जो है थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं और काउंसलिंग में बोलते हैं कि सर फर्स्ट राउंड में नहीं आया, सेकेंड राउंड में नहीं आया, और इस बार 25 में तो स्पेशल स्टे राउंड तक बच्चे गए हैं। तो क्यों ही इतना आगे तक जाना है, जब आपको आसानी से कुछ सिलेबस पढ़ करके, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब इन सारी चीजों को अच्छे से देखो बच्चों, ये बायो का है, ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, देन आफ्टर आपका यहां जनरल इंग्लिश और आपका यहां जनरल नॉलेज। अब जरा देखो, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, बेसिक हेल्थ एंड नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इस तरीके का बेसिक लेवल मैंने यहां पे मेंशन किया है। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे आपका जनरल स्कीम्स वगैरह जो है, आप में से बहुत बच्चे डाल देंगे उसको बायो में, लेकिन जरा एक चीज देखो कि हर साल गवर्नमेंट कुछ तो इनिशिएट करता है ना, कुछ स्कीम्स लेकर के लॉन्च करता है। तो इन सारी चीजों को बच्चों आपको समझना है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड में से आ जाता है कि बायो में कौन सा सिलेबस हमारा मोस्ट रिपीटेड है। ये आपका केमिस्ट्री में मोस्ट रिपीटेड आ जाते हैं, ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। ये आपका फिजिक्स से देखने को मिल जाता है बच्चों, ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से। तो आई होप कि इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब सवाल यहां ये आ जाता है कि सर आपने बोला कि इसके बाद भी हमारा करियर स्कोप होता है, तो करियर स्कोप क्या हो जाता है सर? जरा करियर स्कोप पे भी एक बार बात कर लीजिए। तो बच्चों जरा बात करते हैं, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन पैटर्न पे तो चर्चा कर लिया ना, ठीक है, सिलेबस पे भी बात कर लिया, एलिजिबिलिटी पे भी बात कर लिया। अब जरा बात करते हैं कि इसमें क्या स्कोप बन जाते हैं। तो जैसे ही आप इस लेवल के लिए क्लियर करते हो, आपके पास एक डिग्री कोर्स हो जाता है, ठीक है। अब आप जो है एम्स के लिए भी एलिजिबल हो,
कैसे? तो एक एग्जाम होता है नॉरसेट का। अब नॉरसेट का एग्जाम जब आप दोगे तो नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप जो है अब्रॉड जा सकते हो। बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं, बहुत से योजनाएं हैं जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन कराई जा रही हैं हायर एजुकेशन के लिए। इन सारी चीजों से रिलेटेड हमने जो है सारा इंफॉर्मेशन दिया होगा। खास करके आप देख रहे होंगे कि 2025 के बच्चों के लिए हमने बहुत सारा स्कॉलरशिप लेकर के आया और उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो 2026 के हमारे जितने बच्चे हैं उन सभी के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको सिर्फ मेहनत करना है बच्चों, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है। बस दिक्कत है तो मेहनत नहीं करते हो। बहुत से बच्चे मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है, तो आप सभी बच्चे कर सकते हो। समय बीतते देरी नहीं लगती है, कैसे 25 बीत गया, कैसे 26 आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से मेहनत कीजिए, अच्छे डायरेक्शन में कीजिए, और मेहनत से ज्यादा जरूरी है कि सही डायरेक्शन में मेहनत किया जाए। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव कितना साबित हुआ है। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन जो है कर दिया गया है कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।